एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल मैंने आप सबका एक टेस्ट लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट यूनिट 1 नेशनल इनकम का। आई होप सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम लोग हमारे टेस्ट के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भी स्कोर है 30 में से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी है तो आप अपना डाउट मुझे इंस्टा पे सेंड कर सकते हो, यहाँ पर कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? अ कार परचेस्ड बाय अ हाउसहोल्ड इज। हाउसहोल्ड ने एक गाड़ी खरीदी। ये गाड़ी कौन सा गुड है? तो देखो 4 तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो कंज्यूमर ने एक बार यूज करे, वो यूज करते ही खत्म हो गए। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्रेड का पैकेट लेकर आए, आपने ब्रेड खाई, खत्म हो गई। आप बार बार उस ब्रेड को यूज नहीं कर सकते, वो एक ही सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं। एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो है जिनका लाइफ स्पैन 1 साल तक का होता है, जिन्हें आप 1 साल तक यूज कर सकते हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कपड़े जिन्हें आप 1 साल यूज करते हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हो। थर्ड है सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी कोई सर्विस तो नहीं है, सर्विस तो डॉक्टर की होती है, लॉयर की होती है, टीचर की होती है। तो गाड़ी क्या है? हमारा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन सालों साल तक होता है, जो चीजें सालों साल चलती हैं। गाड़ी आपने खरीदी है, सालों साल चलेगी, 5-6 साल चलेगी या फिर ज्यादा भी चलेगी। तो ये क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब? इन्वेस्टमेंट। और हमसे पूछा है इसमें हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाए। पहली बात, आपको नेट दे रखा है, आपसे ग्रॉस पूछा है। तो अगर नेट दे रखा है तो नेट में आप तुरंत डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस बन जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमें सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो कभी भी अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सिखाया था, तो उसके साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो। किसे प्लस कर दो? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो। और इसी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। क्या कहा जाता है? चेंज इन स्टॉक। तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो सिर्फ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहां पर नहीं लेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन हमें नहीं लेना, डेप्रिसिएशन भी लेंगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी प्लस करेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? एक तो डेप्रिसिएशन प्लस करना है ताकि नेट ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाए। हमें सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमसे पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना है। इसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, इसे चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके सैंपल पेपर से लिया था। 2 स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है, आपको बताना है पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। 4 ऑल्टरनेटिव्स में से आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेट इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्या? ये तो यही गलत हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि इतने टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट रही, 1 महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 1 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये तो गलत हो गया, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, कैपिटल हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैपिटल को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं ना अकाउंट्स में कि आज की डेट में मेरे बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल है, तो इसे हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्लियर हो गए 3 क्वेश्चन। आगे 4th क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है 2020 2021 2 साल हैं, दोनों की हमारे पास में आउटपुट गिवन है, मतलब क्वांटिटी गिवन है, और दोनों की हमारे पास में प्राइजेस भी गिवन है। हमसे पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2021। 2021 के अकॉर्डिंग हमें रियल जीडीपी की वैल्यू निकालनी है, और 2020 क्या है? हमारा बेस ईयर है। 2020 क्या है? हमारा बेस ईयर है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो आप क्या करोगे? अपनी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। बट ये प्राइस कौन सी है? ये प्राइस होती है बेस ईयर की। कौन सी प्राइस होती है? बेस ईयर की। तो 2021 का निकालना है ना हमें। 2021 में हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 110। और बेस ईयर की प्राइस मतलब आपको करंट ईयर की प्राइस नहीं लेनी, बेस ईयर हमारा 2020 है, बेस ईयर की प्राइस लेनी है जो कि कितनी है? 50 है। तो ये 11 into 5, ये हो गया 5500। कितना आंसर आ रहा है? 5500। सो सी इज द
करेक्ट आंसर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 मार्क का, इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब हम शेयर्स बेच के पैसा कमाते हैं तो वो पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ट्रू है। जब हम शेयर्स बेच के पैसा कमाते हैं उस पैसे को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि शेयर क्या है, ये सिर्फ एक पेपर है, कोई एक्चुअली किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, शेयर्स बेच के जो पैसा कमाया जा रहा है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। बट अगर आप बीच में ब्रोकर हायर करते हो, किसी एजेंट को हायर करते हो और उससे जो कमीशन पे करा जाता है उसकी सर्विसेज के लिए, ताकि वो हमारे शेयर्स को बिकवा दे, हमारे को शेयर परचेज करने में हेल्प करे, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर 2 फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। 2 फर्म्स हमारे पास में है। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज इतना टू फर्म बी। फर्म ए ने गुड्स बेचे, किसको? फर्म बी को। इतने के गुड्स बेचे। एंड परचेज गुड्स फॉर रुपीज इतना, और इतने के गुड्स खरीदे। ये नहीं दे रखा कि बी से खरीदे, बस इतने के गुड्स खरीदे हैं। फर्म बी ने एक्सपोर्ट करे इतने गुड्स और उसकी डोमेस्टिक सेल्स थी इतनी, इतने उसने होम कंट्री के अंदर सेल करे। हमसे पूछता है एनडीपी एट एमपी फाइंड आउट करो। हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब हमारे पास में डेप्रिसिएशन गिवन है। शायद ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर के अंदर है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर सेल्स वगैरह दे रखी है, परचेजेस दे रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड लगेगा। और वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा याद करो हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए का जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, जो निकलता है वही निकालेंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिर्फ मैं फर्म ए का फाइंड आउट कर रही हूं बच्चों। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कोई इशू नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे? फर्म ए का, फर्म ए सोल्ड गुड्स, फर्म ए ने इतने गुड्स बेचे, ये क्या है? फर्म ए की सेल्स है। चेंज इन स्टॉक हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और आगे लिखा है फर्म ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1000, और इसने इतने के गुड्स खरीदे, परचेज करे। परचेज मतलब ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 1000 है। तो ये सॉल्व करा तो हमें कितना मिलता है? 1000 मिलता है। कितना मिलता है? 1000। ये फर्म ए का क्या आ रहा है हमारे पास में? जीडीपी एट एमपी। क्या आ रहा है? जीडीपी एट एमपी। कैसे निकाला? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आगे फर्म बी का भी निकाल देते हैं। फर्म बी वैसे निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सेल्स कितनी है फर्म बी की? ध्यान से देखना, फर्म ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज इतना टू फर्म बी, और यहाँ पर लिखा है फर्म बी ने एक्सपोर्ट करे इतने के गुड्स। एक्सपोर्ट करे मतलब ये क्या है? फर्म बी की सेल्स है। ये तो एक्सपोर्ट करे और ये होम कंट्री में बेचे, डोमेस्टिक कंट्री में बेचे, तो ये भी सेल्स है। तो ये फर्म बी की सेल्स थी। सेल्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब फर्म बी की परचेजेस। तो जब फर्म ए ने गुड्स बेचे थे 2000 के फर्म बी को, मतलब वो फर्म ए की तो सेल्स थी बट फर्म बी का क्या था? परचेजेस थी। तो ये 2000 क्या हो गई? फर्म बी की परचेजेस हो गई। 2500 और 1500 कितना हो गया हमारे पास में? 4000। 4000 में से बी की परचेजेस 2000 हमने माइनस कर दी, तो ये 2000 क्या आ रहा है? जीडीपी एट एमपी आ रहा है हमारा फर्म 2 का। क्लियर हो गया? तो टोटल जीडीपी एट एमपी कितना हो जाएगा हमारे पास में? टोटल जीडीपी एट एमपी कितना हो गया? फर्म ए का कितना आया था? 1000। फर्म बी का कितना आया? 2000। ये हो गया हमारे पास में 3000। कितना हो गया? 3000। हमसे क्वेश्चन पूछता है जीडीपी एट एमपी निकालना है, सॉरी एनडीपी एट एमपी निकालना है। क्या निकालना है? एनडीपी एट एमपी निकालना है। उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो। क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी आ गया, उसे राइट साइड रखो। अब इसके अंदर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है। हमें नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो कितना था जीडीपी एट एमपी हमारे पास में? 3000। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, इसे माइनस कर दो। तो 2800 हमारा क्या आ गया? एनडीपी एट एमपी। क्या आ गया हमारे पास में? एनडीपी एट एमपी। सो 2800 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना था। पहली बात तो दो सेक्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? डेफिनेशन लिख देना कि अनएंडिंग फ्लो है, कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्शन होता रहता है। अगर प्रोडक्शन होगा, आपने प्रोडक्शन करा है, माल बेचा है, तो इनकम जनरेट होगी। आप इस इनकम को क्या करोगे? खर्च करोगे। देखो क्या होता है, आपने माल बेचा, प्रोडक्शन करा, तो ऑब्वियसली बात है इनकम जनरेट होगी। अब प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होती है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली बात है, लैंड के बदले उसे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को उसकी सैलरी और वेजेस मिलेंगी। जिस बंदे ने कैपिटल लगाई है उसे इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो इनकम जनरेट हुई। अब यही लोग इस इनकम को क्या करेंगे? खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे, दोबारा से प्रोडक्शन होगा। तो एक अनएंडिंग फ्लो है जो चलता रहता है। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, खर्चा, फिर दोबारा प्रोडक्शन, फिर इनकम जनरेशन। ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब वही लिखा है, प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर द हाउस होल्ड हु आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होती है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को सैलरी वेजेस मिलती है, कैपिटल जिसने लगाई है उसे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट मिलता है। और फिर लोग खर्चा करते हैं तो दोबारा प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम जब जनरेट होगी तो लोग खर्चा करेंगे। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड। जब लोग खर्चा करते हैं मतलब डिमांड जनरेट हो रही है। दोबारा प्रोडक्शन होगा मतलब वही चीज रिपीट हो रही है। प्रोडक्शन होगा, इनकम जनरेट होगी, लोग खर्चा करेंगे, दोबारा से प्रोडक्शन होगा, दोबारा से इनकम जनरेट होगी। तो ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बट जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फ्लो चार्ट्स बना के आने। कैसे बनाओगे? पहला ध्यान से समझना, 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद में इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो लोग खर्चा करेंगे, फिर दोबारा से प्रोडक्शन होगा। एक तो ये वाला फ्लो चार्ट। दूसरा ये है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं। ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज बनाता है, बना के किसको बेचता है? हाउस होल्ड सेक्टर को बेचता है। तो ये है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट मिलती होगी ना। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बना के हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करता है? खर्चा करता है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर 500 रुपए के गुड्स खरीदे हैं तो 500 रुपए की पेमेंट होगी। ये हो गया। दूसरी बात, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये उसके पास में कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में क्या आ रही है? फैक्टर सर्विसेज आ रही है, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योरशिप की। प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में इनकी पेमेंट करेगा। लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट देगा। तो ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 7, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपने डिस्क्राइब भी करा है और इस तरह से फ्लो चार्ट्स भी बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को नंबर दे देना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तभी भी मैंने बताया था कि जीडीपी डिफ्लेटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। आपके सैंपल पेपर के अंदर भी गिवन है। आपके पास में अगर टीआर जैन बुक है ना तो उसके अंदर एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स के अंदर जीडीपी डिफ्लेटर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो देखो, जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइजेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। जीडीपी एट करंट प्राइजेस को ही हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस को ही हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, इनटू 100। ये क्या बता रहा है हमें? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमें बताता है गुड्स की प्राइस में कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस इंडेक्स, एक होता है प्राइस इंडेक्स और एक है हमारा ये जीडीपी डिफ्लेटर। दोनों का सेम फॉर्मूला है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, बट दोनों में एक डिफरेंस है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है? कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्राइस में कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही प्राइस इंडेक्स पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स की बात करता है कि पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंपॉर्टेंस क्या है? इट शोज चेंज इन प्राइस लेवल। ये बताता है प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक
स्पेसिफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब मेरे पास में इंफॉर्मेशन कम थी, यानी कि डेटा कम था लिखने के लिए, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि सपोज रियल जीडीपी इतना है, नॉमिनल जीडीपी इतना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालोगे? ऊपर नॉमिनल जीडीपी लिखोगे कितना है 770, नीचे रियल जीडीपी लिखोगे 700 इंटू 100, ये कितना है 110। तो इट इज शोइंग दैट इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस लेवल कितने से बढ़ रहा है 110 हो गया ना, 110 में से 100 माइनस कर दो, बेस माइनस कर दो, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है हमारे पास में 10% से। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, दोनों क्वेश्चंस 3-3 के थे, ये 3 मार्क्स का था और नीचे वाला भी 3 मार्क्स का। नीचे वाला क्या है? डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते हो तो 2 प्रिकॉशन कौन कौन से कंसिडर करोगे? तो मैंने कोई भी 2 लिख दिए कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि जब पहली बार खर्चा हुआ था इन गुड्स पर तब इन्हें इंक्लूड कर लिया था, तो सेकंड हैंड गुड्स को जब खरीदते हैं उस पर जो खर्चा होता है उसे कभी भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन। जब इनका प्रोडक्शन हुआ था तभी इन्हें इंक्लूड कर लिया था। अगर हम बार बार इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, हम एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर रहे हैं। सेकंड क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, यानी कि फ्री का पैसा दे रही है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट पेंशन देती है, बुजुर्गों को जो पेंशन देती है, ये फ्री का पैसा है, एक साइड का पैसा है, बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, इस तरह के पैसे को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अगर आप किसी का लैंड यूज कर रहे हो तो बदले में आप रेंट दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, आप उस चीज को यूज कर रहे हो। बट अगर फ्री की कोई चीज मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं, बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है वो फ्री की इनकम है, उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। अगर आपने बाकी के कोई प्रिकॉशंस लिखे हैं देन इट इज ओके, कोई भी आप लिख सकते हो, मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट क्या था कि जीएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट क्या था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। जीएनपी एट एमपी हमें निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पर दे रखी हैं। तो अब हमारे पास में इनकम मेथड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है मेन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकम मेथड की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इनकम मेथड से हमारे पास में क्या निकलता है? याद करो, एनडीपीएड एफसी। क्या निकलता है? एनडीपीएड एफसी। जब भी इनकम मेथड आप लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? एनडीपीएड एफसी। उसे बाद में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? जीएनपी एट एमपी में। करें, क्या फॉर्मूला था? एनडीपी एट एफसी निकलता है इनकम मेथड से। फॉर्मूला क्या था? 3 चीजों को प्लस करना होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या आता है? मिक्स्ड इनकम। क्या आता है? मिक्स्ड इनकम। 3 चीजों को प्लस करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी। जिस भी चीज की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वही मेथड आपको लगाना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2500, तो अगर डायरेक्टली गिवन है तो हम इसकी बाकी चीजें नहीं लेंगे। मान लो वेजेस एंड सैलरी वगैरह दे रखा है तो उन्हें इग्नोर कर देना। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। 4 चीजों को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। एक होता है रेंट, एक होता है रॉयल्टी, एक होता है इंटरेस्ट, और एक होता है हमारे पास में प्रॉफिट। अगर इनमें से कोई सा गिवन नहीं है तो उसे आप इग्नोर कर दो, 0 लोगे। तो सबसे पहले रेंट हमारे पास में गिवन है कितना है? 400। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल रही हूं मैं 400। उसके बाद में हमारे पास में इंटरेस्ट भी गिवन है कितना है? 350 है। उसके बाद में रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है। रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, रॉयल्टी 0 ले लिया, प्रॉफिट कितना है? 700, तो ये 700 गिवन है। प्लस मिक्स्ड इनकम हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, मिक्स्ड इनकम कितना है? 7500। कितना है? 7500। तो एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? कई बार सैंपल पेपर के अंदर डायरेक्टली सारी चीजें करी हुई होती है, साथ में डेप्रिसिएशन प्लस माइनस कर दिया, एनएफआईए साथ में प्लस माइनस कर दिया। आपको प्रॉपर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, फिर कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 2500 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1450। एक बार चेक कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 1450, ये है 7500। तो एनडीपी एट एफसी कितना आएगा हमारे पास में? ऐड करके देख लेते हैं, 2500 प्लस 1450
प्लस 7,500, ये आ रहा है हमारे पास में 11,450। कितना आ रहा है? 11,450। आगे यूनिट भी लगा देना, जिसने नहीं लगाई है ना खुद अपना आधा नंबर काट देना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपी एट एमपी। क्या निकालना है? जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमने क्या निकाल लिया? एनडीपी एट एफसी। कन्वर्जन कर लो। ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, साथ में क्या प्लस कर दोगे? डेप्रीशिएशन प्लस कर दोगे, कन्वर्ट हो जाएगा। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या प्लस करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे। आगे प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, क्या प्लस कर दोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कितना आया था हमारे पास में? 11,450। क्या हम निकालने हैं? जीएनपी एट एमपी। क्या निकालने हैं? जीएनपी एट एमपी। डेप्रिशिएशन कितना है क्वेश्चन के अंदर? देख लो, डेप्रिशिएशन दे रखा है 70। कितना दे रखा है? 70 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन है, कितना है? 50 है, तो 50 को प्लस कर दो। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये क्यों नहीं करा आपने? बेटा हमारे को जरूरत ही नहीं है, जो भी चीज एक्स्ट्रा दे रखी है उसे इग्नोर करोगे। करंट ट्रांसफर्स दे रखे हैं तो उनका कोई काम नहीं है, उसे इग्नोर कर दो। तो ये हो गया। लास्ट क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कितना दे रखा है? 150 दे रखा है, प्लस कर दो सबको। तो 11,450 11,450 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 150, तो ये आ रहा है 11,720। कितना आ रहा है? 11,720। आगे यूनिट कितनी दे रखी है? रुपीस करोड़। कितना है? रुपीस करोड़। तो ये आ गया हमारे पास में जीएनपी एट एमपी। कितना आ गया? जीएनपी एट एमपी। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड दोनों में डिफरेंस निकालना है। ध्यान से देखना। देखो जब हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं, फर्स्ट मेथड लगाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? वैल्यू एडेड मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसे हम जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं, या फिर इसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, यही मिलता है। और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन हमसे पूछता है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि ये और इस वैल्यू एडेड दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, एक फर्म ने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करा है, उसकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यही होता है। अगर मान लो उसने जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करा था सबको बेच दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्स भी बोलते हैं। बट मान लो फर्म पूरा बेच नहीं पाती, उसके पास में कुछ स्टॉक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इसी सेल्स में हम क्या प्लस कर देते हैं? चेंज इन स्टॉक भी प्लस कर देते हैं। यही होता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर अंदर, एक फर्म ने एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करा, उसकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना भी प्रोड्यूस करा, अगर पूरे को बेच दिया, तो इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स भी बोलते हैं। बट अगर मान लो सारा का सारा सेल नहीं करा, प्रोड्यूस करा था 1000 और 800 ही फर्म सेल कर पाई है, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है? स्टॉक के अंदर रखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वही लिखा है, इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर पूरा का पूरा आउटपुट बेच दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही हम सेल्स भी बोलते हैं। अगर फर्म एंटायर आउटपुट बेच नहीं पाई है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। बट वैल्यू एडेड क्या होता है? जब इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी माइनस कर दें, यानी कि हमारी परचेजेस भी माइनस कर दें, तो हमें पता चलता है वैल्यू एडेड। क्या पता चलता है? वैल्यू एडेड, जिसे हम जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला 4 मार्क्स का था, ये वाला 2 मार्क्स का था। दोनों को मिला के कितने नंबर का बनता है? 6 नंबर का। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? गिवन द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास में डेटा गिवन है। पहली बात तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, दूसरी बात हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस किसके अंदर आता है? याद करो, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है हमारा इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड के अंदर ही आता है, और इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी, यही मिलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा किसके अंदर आ रहा था? याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आ रहा था, और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। अब देखो
क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में नेशनल इनकम गिवन है। अगर इस तरह से कुछ पूछा होता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गिवन होगा। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी/एफसी से। किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी/एफसी। तो सबसे पहली बात हमारे पास में मान लो एनएनपी/एफसी हमें दे रखा है, इस एनएनपी/एफसी को कन्वर्ट हम किस में कर सकते हैं, एनडीपी/एफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें किससे मिलता है, इनकम मेथड से मिलता है। तो इस एनएनपी/एफसी को हम एनडीपी/एफसी में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में हम एनडीपी/एफसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपी/एफसी। क्या मिलता है, एनडीपी/एफसी। और हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी/एफसी गिवन है। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लो। ये नेट नेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एफसी हमारे पास में सेम है, ये डोमेस्टिक दे रखा है और हमारे पास में नेशनल गिवन है। ठीक है, तो नेशनल गिवन है, हमें डोमेस्टिक निकालना है, तो हम माइनस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम माइनस करेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम, एनडीपी/एफसी निकाल रहे हैं। क्या गिवन है हमारे पास में, नेशनल इनकम यानी कि 12,000 हमारे पास में गिवन है। हम क्या माइनस करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, कितना है, 200 है। इस 200 को हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दो तो ये हमारे पास में आ रहा है 11,800। ये क्या आ गया हमारे पास में, एनडीपी/एफसी। ठीक है, अब देखो ये इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपी/एफसी मिलता है और ये हमारे पास में आ गया 11,800। कितना आ गया, 11,800। इसको हम लगाएंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे और इससे हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास में क्या गिवन है, एनडीपी/एफसी गिवन है, उसे लिख दो। एनडीपी/एफसी हमारे पास में गिवन है और ये एनडीपी/एफसी कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके। पहला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। दूसरा क्या है हमारे पास में, ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमें निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा हमारे पास में क्या है, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, एनडीपी/एफसी कितना है, 11,800। कितना है, 11,800। सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें निकालना ही है, तो उसकी जगह ऑपरेटिंग सरप्लस तो एज इट इज लिख दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये हम लोगों ने एज इट इज लिखा। हमें क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम। तो देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमारे पास में गिवन है, कितना है, 1500 है। तो मिक्स्ड इनकम की जगह पर हमने मिक्स्ड इनकम लिख दी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चार चीजों को प्लस करके निकलता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है क्या, देख लो, नहीं है गिवन, तो चार चीजों को प्लस करके निकलता है। पहला होता है वेजेस एंड सैलरी। दूसरा क्या होता है, पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड, मैं ऐसे छोटा छोटा लिख रही हूं। तीसरा हमारे पास में क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं ऐसे लिख देती हूँ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और लास्ट होता है हमारे पास में पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या होता है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो वेजेस एंड सैलरी हमारे पास में गिवन है 6,000। इसके अलावा पेमेंट इन काइंड हमारे पास में गिवन नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी गिवन नहीं है, ना पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन है। तो ये बाकी की सारी चीजों को हम कितना ले लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इन्हें प्लस करा तो हमें 6,000 मिलता है। ये 6,000 क्या है, हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कितना आया, 6,000। तो 11,800 गिवन है। 6,000 और 1,500 को प्लस करा तो ये हो गया 7,500। प्लस हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। दोनों को माइनस कर दो, 11,800 में से 7,500 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिलेगा हमें, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 11,800 माइनस 7,500, ये 4,300 क्या आ रहा है हमारे पास में, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्या आ गया हमारे पास में, ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना आया, यूनिट्स देख लो, रुपीस करोड़, कितना है, इतना करोड़, 4,300 करोड़। तो यूनिट भी लगानी है। जिस बच्चे ने यूनिट नहीं लगाई अपना हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देना, ताकि बोर्ड्स के अंदर आपको याद रहे। पहली चीज निकाल ली। सेकंड हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी/एमपी मिलता है। तो सबसे पहले जैसे हमने एनडीपी/एफसी निकाला था, वैसे ही जीडीपी/एमपी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास में एनएनपी/एफसी गिवन है, हमें क्या निकालना है, जीडीपी/एमपी। जीडीपी/एमपी हमें निकालना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में नेशनल इनकम गिवन है, यानी कि एनएनपी/एफसी गिवन है। हमें ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, साथ में क्या कर दोगे, पहले डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। हमें डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है, तो क्या कर दोगे, माइनस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। प्रोडक्ट सेम है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो हम क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ठीक बात है। अब नेशनल इनकम कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 12,000 प्लस करो सबसे पहले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीशिएशन, ये दे रखा है 600 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना था, 200 था, इसे माइनस कर दो, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 700, इसे प्लस कर दिया तो हमें मिलेगा हमारा जीडीपी एट एमपी कितना आएगा, जीडीपी एट एमपी कितना आएगा 12,000 उसमें प्लस करा हम लोगों ने 600, उसमें माइनस करा हम लोगों ने 200 और उसमें प्लस करा हम लोगों ने 700, तो ये आ रहा है 13,100। कितना आ रहा है 13,100। बट हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद करो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलता है। कैसे मिलता है, चार चीजों को प्लस करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट जिसे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलते हैं। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया 13,100 इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी से डिनोट करते हैं कितना था 6,000 था, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये से हम जी से डिनोट करते हैं कितना है 2,000 है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन्वेस्टमेंट की जगह आय लिख दो, प्लस नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है ये कितना है हमारे पास में 1800 डायरेक्ट गिवन है, तो 13,100 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये हो गया 9,800 प्लस आय, तो 13,100 में से 9,800 गया तो हमें आय मिलेगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 13,100 माइनस 9,800 ये हमारे पास में आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी कि आय से डिनोट भी करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास में ₹3,300 यूनिट कितनी है क्वेश्चन के अंदर, करोड़, ₹3,300 करोड़। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे टेस्ट के सारे सोल्यूशन। 30 मार्क्स का आपका टेस्ट था। अब आपका जो भी स्कोर रहा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मैंने बता रखा है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का था। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।